हाँ चलो मेरे को बताओ कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था, पहले ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, बराबर है। 3 क्वेश्चन नंबर 3 का जो बेसिक्स जो आंसर आया है जस्ट खाली मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले मैं ईपीएस जो है ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो वी विल हैव व्हाट वी विल हैव ईपीएस। चेक करते जाना, प्लान 1 का ईपीएस बताओ, प्लान 2 का ईपीएस बताओ। 7 एंड 21.7 ठीक है। फिर प्लान 1 का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। 0। 0 क्यों आएगा? बिकॉज देयर इज नो डेट नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लान 2 का फाइनेंशियल विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट, सो दैट अमाउंट विल बी हाउ मच? 9 lakhs। उसके बाद में इनडिफरेंस कैलकुलेट करना था अपने को, तो इनडिफरेंस ईबीआईटी कितना आ रहा है? 12 lakhs। सो क्या होगा 12 lakhs पे, पहले ये बताओ। EPS ऑफ बोथ द प्लान्स विल बी सेम, ठीक है। क्या मैं इसमें वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ बोला था क्या? नहीं, ठीक है। तो कुछ वेरीफाई नहीं करने का, सिंपली डू द कैलकुलेशन एंड लीव इट, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले क्लास वर्क का बता दो ना कौन सा है। क्लास वर्क का कौन सा है? 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लास वर्क, ये भी क्लास वर्क था भाई। चलो इसके अंदर पहले ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में प्लान्स कितने, पहले ये बताओ। हाउ मेनी प्लान्स आर देयर? 2 प्लान्स, ठीक है। तो पहले दोनों प्लान का क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? खाली ईपीएस, और ईपीएस के बेसिस से अपने को डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। तो ईपीएस ऑफ व्हाट ऑफ प्लान 1 1.925 और प्लान 2 का 483, ठीक है। तो कौन से प्लान का सिलेक्शन होएगा? प्लान 1, ठीक है। अच्छा, क्यों प्लान 1 का सिलेक्शन होएगा? हायर हायर ईपीएस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना है अपने को। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क सेक्शन में से पहले मुझे बताओ, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लिया? कितना आया? 3 करोड़। अच्छा, क्या क्या लिया उसके अंदर 3 करोड़ में? इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी है, बरोबर है। तो कितने इक्विटी शेयर्स है? 8 lakhs। 8 lakhs इंटू 10 विल बी 80 lakhs, ठीक है। दूसरा आएगा रिटेन्ड अर्निंग। सो व्हाट इज द रिटेन्ड अर्निंग? 1.2 करोड़, ठीक है। तो दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस देयर विल बी व्हाट विल बी डिबेंचर। तो डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 1 करोड़, ठीक है। सो ये एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 करोड़। चलो फिर सेकंड मुझे चाहिए एग्जिस्टिंग आरओसी। कितना आया? 17.33%, बराबर। उसके अंदर अपने पास ऑलरेडी ईबीआईटी अवेलेबल है। सो ईबीआईटी 52 lakhs, 52 lakhs डिवाइडेड बाय 3 करोड़ इंटू 100, दैट विल गिव यू व्हाट एग्जिस्टिंग आरओसी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए था? रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड 3 करोड़ 40 lakhs। फिर हमें मिलेगा, अच्छा इसके अंदर आरओसी में कोई चेंजेस हो रहा है क्या? मतलब अगर सपोज हम लोग ने नया प्रोजेक्ट किया तो हमारा आरओसी में कोई भी चेंजेस है क्या? नहीं। दैट मींस आरओसी का परसेंटेज विल रिमेन सेम, 17.33%, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो उसके हिसाब से रिवाइज्ड ईबीआईटी बताओ डायरेक्टली। रिवाइज्ड ईबीआईटी 52 लाख 58 lakhs 92,200, ठीक है। तो अभी रिवाइज ईबीआईटी से अपने को स्टार्ट करना है, और रिवाइज ईबीआईटी से अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अपने को ईपीएस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो गिव मी द ईपीएस ऑफ प्लान 1 एंड प्लान 2। अच्छा, इसमें तुमने डेट इक्विटी रेशियो निकाला क्या? सो डेट इक्विटी रेशियो मुझे बताओ क्या आया? 41.18, ठीक है। और सेकेंड प्लान का 29.41, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज क्राइटेरिया दैट इज गिवन टू यू? 35, ठीक है। तो प्लान 1 में इट इज मोर देन मोर देन 35, ठीक है। तो अगर प्लान 1 में इफ इट इज मोर देन 35, तो मुझे बताओ कि पी रेशियो क्या एप्लीकेबल होएगा यहाँ पे?
8 टाइम्स, बराबर। पी रेशियो विल बी व्हाट 8 टाइम्स, और प्लान 2 में एप्लीकेबल पी रेशियो 10 टाइम्स, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंगली फर्स्ट यू गिव मी व्हाट इज द ईपीएस ऑफ बोथ द प्लान्स। 2.58 और यहाँ पे 1.96. Now this will be multiplied by 8 and this will be multiplied by 10 to calculate what, calculate the MPS, ठीक है। तो इसका MPS बताओ 20.64 और यहाँ पे आएगा 19.60, बराबर है। कौन से प्लान का सिलेक्शन होएगा? फर्स्ट प्लान का। कोई अलग आंसर आ रहा है तो बताओ मेरे को, ठीक है। और अगर आंसर ही नहीं आया तो ये आंसर नोट डाउन करो। 20 अच्छा अलग आ रहा है कुछ दिखा। एक मिनट, मेरे को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकाला है? वांटेड टू नो दैट। मैं 25 लेके गया क्योंकि एमपीएस 25 दिया मैंने दिखाया नहीं है, जो यहाँ पे 1,60,000 या 40 लाख डिवाइड बाय 25 किया मैंने। 10 करोगे तो फिर अलग आता है, क्योंकि फेस। मेरे को बताओ इशू प्राइस क्या लिया? इशू प्राइस, इशू प्राइस हैज टू बी 25 रुपीज। अगर इसके हिसाब से किया है तो ही बरोबर है। मतलब ये जो आंसर दिया है, ये आंसर 25 के हिसाब से लिया हुआ है कि फेस वैल्यू के हिसाब से लिया हुआ है? फेस वैल्यू, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वाई वी हैव टू टेक 25 बिकॉज एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 25। मतलब जो नया शेयर इशू होगा वो क्या रेट पे इशू करना पड़ेगा? 25 पे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दिस आंसर विल व्हाट विल चेंज। अभी जो लोग का गलत है तो नया जो करेक्ट आंसर है वो नोट डाउन करो। इसके अंदर चेंजेस क्या होएगा पहले ये बताओ। तो ईपीएस के अंदर चेंज हो जाएगा, और वो भी सेकेंड प्लान का ईपीएस विल व्हाट विल चेंज, ठीक है। अगर ये चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये कितना है? 2 पॉइंट, so this will be 24.40। ये चलो जो लोग ने मिस्टेक किया समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये बेसिक है, ये बेसिक है कि कभी भी मार्केट प्राइस दिया रहेगा तो इशू प्राइस किसके हिसाब से लेंगे? मार्केट प्राइस, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 भी था और 5 भी था। बताओ चलो क्वेश्चन 4 में क्या किया, क्या कैलकुलेट करना था? इन डिफरेंस। कितना आया? 1 करोड़ 8 lakhs। चलो क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कैलकुलेट करना था प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट। इट वाज द सेम क्वेश्चन, आई थिंक खाली अमाउंट डबल है लेकिन परसेंटेज विल रिमेन सेम, ठीक है। तो कितना परसेंट आएगा? 8.4%। चलो एवरीबडी गॉट दिस, ठीक है। अभी मेरे को बताओ क्लास वर्क में से क्या पेंडिंग है ये बताओ पहले। एक क्वेश्चन नंबर 6 पेंडिंग है, चेक करो जरा। क्वेश्चन 4 किया ना अपन ने, 6, 8 और 9, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर है 37। चलो मैं रीड कर रहा हूं, चेक करो खाली। Now, X Limited is considering the Alpha Limited requires funds amounting to 80 lakhs for his new project. ठीक है, so what is the requirement of the fund that is given to you? 80 lakhs. To raise the funds, the company has following two alternatives. That means how many plans are available? 2 plans. First one is to issue equity shares at par amounting to 60 lakhs and borrow the balance amount at an interest of 12% per annum, ठीक है। सो फर्स्ट प्लान है ना डेट इक्विटी प्लान है, ठीक है, जिसके अंदर इक्विटी का वैल्यू कितना रहेगा 60 lakhs
और टोटल रिक्वायरमेंट 80 lakhs का है, तो बोरोड फंड कितना हो जाएगा 20 lakhs, राइट. सो दैट इज योर प्लान 1. सेकेंड प्लान में बोला है टू इशू इक्विटी शेयर्स एट पार एंड 12% डिबेंचर्स इन व्हाट यू नो इन इक्वल प्रपोर्शन. दैट मींस वो दोनों 50-50 रहेगा. सो 40 lakhs का क्या हो जाएगा इक्विटी, 40 lakhs का डेट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पे जो सेकंड प्लान है उसके अंदर डेट इक्विटी है लेकिन प्रपोर्शन अलग अलग है. फर्स्ट प्लान में भी डेट इक्विटी है. इनकम टैक्स रेट इज व्हाट यू नो इज 30%. वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल टू मोड्स ऑफ व्हाट यू नो फाइनेंसिंग. ठीक है, ये तो नॉर्मल पार्ट है. मतलब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है पहले, इंडिफरेंस ईबीआईटी. ठीक है. Why we are doing this question is because of the second plan, मतलब because of the second part. ठीक है. second part में बोला है state which option will be beneficial in what you know in different situations. ठीक है. तो भी डिफरेंट सिचुएशंस के लिए ना पहले अपने को इंडिफरेंस ईबीआईटी लगेगा. ठीक है. क्योंकि इंडिफरेंस ईबीआईटी पे क्या होगा मुझे ये बताओ. EPS of both the plans will be what you know will be same. ठीक है. तो पहले हम लोग इंडिफरेंस EBIT का कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड के डिफरेंट सिचुएशंस क्या होता है. ठीक है. सो विल राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द प्लान फर्स्ट. सो राइट डाउन प्लान 1 के अंदर क्या है. सो प्लान 1 में वी आर हैविंग इक्विटी शेयर्स. इसका अमाउंट है ना वो 60 lakhs है. सो इट विल बी 6 lakh शेयर्स. और हमें यहाँ पे कोई फेस वैल्यू वगैरह दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है. ठीक है. तो इक्विटी का फेस वैल्यू क्या लेने का 10, और उसके बाद है 12% व्हाट यू नो 12% डिबेंचर्स. बोरो बोला है तो लोन भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर. दिस अमाउंट विल बी हाउ मच 20 lakhs. तो टोटल रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 80 lakhs. प्लान टू भी लीवर्ड ही है. उसके अंदर पहले आएगा इक्विटी शेयर्स. यहाँ पे इक्विटी शेयर्स और डेट का प्रपोर्शन इक्वल बोला है. ठीक है. सो दिस विल बी 4 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, दैट विल बी 40 lakhs. देन हियर वी हैव 12% डिबेंचर्स. ये बैलेंस रहेगा 40 lakhs. सो द रिक्वायरमेंट विल बी 80 lakhs. चलो, ये हो गया प्लान का डिटेल्स. एड इन डिफरेंस पॉइंट और ईबीआईटी क्या होगा बताओ जरा. EPS ऑफ प्लान 1 विल बी इक्वल टू EPS ऑफ प्लान 2. चलो, इसमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो और मुझे कैलकुलेट करके दो. $4,80,000. चेक करो.
चेक कर तू अभी। कितना है? 960 है। दोनों में प्रेफरेंस तो है नहीं, तो इजी होना चाहिए था ये। इसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चले जाएंगे, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वी विल गो टू कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। उसके बाद में कैपिटल बजटिंग चालू होएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दैट इज अ बेस चैप्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग सीए फाइनल। हाँ, तो उधर वो लेवल का चैप्टर है वो। अभी तक जो भी किया रहेगा सब एक साइड पे रहेगा, और कैपिटल बजटिंग एक साइड पे रहेगा। वैसा वाला चैप्टर है वो। चलो, एवरीबडी गॉट दिस 9,60,000 पहले? चलो, ये 9,60,000 क्या है पहले ये बताओ। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस 9,60,000? 9,60,000 पे दोनों प्लान्स का ईपीएस सेम आएगा, ठीक है। अगर हमने ईपीएस कैलकुलेट किया, देन बोथ द प्लान्स विल बी गिविंग व्हाट गिविंग द सेम ईपीएस, ठीक है। अभी जो सेकंड पार्ट पूछा है उसके अंदर ये बोला है कि स्टेट विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब वो लोग का रिक्वायरमेंट क्या है ये, कि कौन सा ऑप्शन, मतलब प्लान 1 को सिलेक्ट करना चाहिए कि प्लान 2 को सिलेक्ट करना चाहिए अंडर डिफरेंट सिचुएशन, मींस व्हाट। हाँ, मतलब ये इंडिफरेंस मिल गया अपने को। तो इसमें दो सिचुएशन पॉसिबल है। एक, तुम्हारा एक्चुअल ईबीआईटी विल बी मोर देन 9 लाख 9,60,000, एंड वन देयर कैन बी ईबीआईटी लेस देन लेस देन 9,60,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने पास मोर में क्या अमाउंट लेना है ये अपने को पता नहीं है, लेस में अमाउंट क्या लेना है ये भी अपने को पता नहीं है। तो यहाँ पे हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा कि इफ वन ऑफ द ईबीआईटी इज मोर देन 9,60,000, विल बी कैलकुलेटिंग द ईपीएस फॉर बोथ द प्लान्स। अनदर विल टेक वन ईबीआईटी विच इज गोइंग टू बी लेस देन 9,60,000, ये हम जो है अजम्पशन के बेसिस पे लेंगे, एंड देन विल बी कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग द ईपीएस। और फिर हम लोग ये बताएंगे कि अगर इंक्रीज ईबीआईटी है तो कौन से प्लान का सिलेक्शन होएगा, और डिक्रीज ईबीआईटी है तो कौन से प्लान का सिलेक्शन होएगा, ठीक है। सो राइट डाउन हियर, अज्यूमिंग in situation 1, assuming in situation 1 EBIT is equal to, चलो अभी इसमें अपने को EBIT को क्या करना है मालूम है, इंक्रीज करना है। अभी कोई भी फिगर ले सकते हैं हम लोग, सो इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्लास में कॉमन लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, एक अमाउंट ले रहा हूँ, इसका डबल कर देते हैं, और एक अमाउंट इसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। सो एक इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 19,20,000, एंड अज्यूमिंग in situation 2 EBIT is equal to, इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 4,80,000। अभी कुछ ऐसा फॉर्मेट बना के ईपीएस कैलकुलेट करो। पर्टिकुलर्स सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 के अंदर दो बार ईबीआईटी लिखेंगे हम लोग, हाँ, ईबीआईटी। तो सिचुएशन 1 में प्लान 1, प्लान 2, सिचुएशन 2 में प्लान 1, प्लान 2, और फिर उसका ईबीआईटी लिख के स्टार्ट अकॉर्डिंगली। क्या अमाउंट फेंका है अपन ने, मतलब क्या अज्यूम किया हम लोग ने सिचुएशन 1 में, 19,20,000। इधर हमने फेंका है 480।
चलो इसका ईपीएस कैलकुलेट करके दो। इजी चैप्टर है ना ये वाला। इसके आगे मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। आया, बोलो। जीरो हो गया। सेकेंड वाले में डेट का अमाउंट कितना था? 40 lakhs है ना। 40 lakhs का 12%। हाँ, तो ये इसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली, इसके लिए जीरो आ रहा है। चलो, सिचुएशन 1 मींस ईबीआईटी इज मोर देन व्हाट यू नो, मोर देन द इनडिफरेंस ईबीआईटी। ठीक है, तो उसमें कौन सा प्लान अपने को ज्यादा ईपीएस दे रहा है? सेकेंड प्लान। तो सेकेंड प्लान का सिलेक्शन होएगा। And situation 2 is that your actual EBIT will be less than the what you know, less than the indifference EBIT. तो उसमें plan 1 is giving you what you know, giving you higher EPS. अच्छा, 4,80,000 से कम नहीं किया तो नेगेटिव आ जाता था।
चलो, हाउ मेनी स्टिल डूइंग दिस? हो गया सब लोग का? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। पेज नंबर है 38। चलो, इसमें भी है ना सेकेंड पार्ट अच्छा पार्ट है, ठीक है। चलो रीड करूं मैं। नाउ सो योयो लिमिटेड प्रेजेंटली हैज ₹30 lakhs इन डेट। ठीक है, मतलब ये किसका अमाउंट दिया अपने को? लोन का अमाउंट दिया हुआ है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेट विच इज ऑलरेडी देयर? 36 lakhs। देन दिस इज बेरिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ व्हाट इन ऑफ 10%। ठीक है, तो 10% डेट का अमाउंट है ये। इट विशेष टू फाइनेंस अ 40 lakh एक्सपेंशन प्रोग्राम। मतलब ये लोग को एडिशनल फंड्स कितना चाहिए? 40 lakhs। एंड इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, मतलब 40 lakhs जो है उसके लिए 3 प्लान है। ठीक है, उसके अंदर पहला है एडिशनल डेट एट 12% इंटरेस्ट, मतलब नया डेट आएगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12। Then second is preference shares with 11% what you know 11% dividend, so 11% preference share capital second plan हो जाएगा। एंड तीसरा प्लान जो है इट इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹16 पर शेयर। तो ये इश्यू प्राइस दे दिया अपने को। ठीक है, मतलब पहला प्लान में पूरा का पूरा डेट रहेगा, सेकंड प्लान में क्या रहेगा? इट विल बी प्रेफरेंस, थर्ड प्लान विल बी व्हाट यू नो विल बी इक्विटी। Then the company presently has 8 lakh shares outstanding and is in a 40% what in a 40% tax bracket। ठीक है, तो अभी existing capital employed के अंदर क्या क्या है पहले ये बताओ। existing capital employed में they are having debt as well as what? equity। what is amount of the debt we will have? 36 lakhs। और equity में कितना आएगा? 8 lakh shares। ठीक है, 8 lakh shares बोला है, यहाँ पे अपने को फेस वैल्यू नहीं दिया, तो फेस वैल्यू विल बी व्हाट यू नो विल बी 10। ठीक है, तो 80 लाख रुपीस का इक्विटी, 30 मतलब अपना 80 लाख रुपीस का इक्विटी, 36 लाख रुपीस का डेट, और एडिशनल कितना फंड्स रेज करना है लोगों को? 40 lakhs। ये 40 lakhs के लिए कितना ऑप्शंस अवेलेबल है? 3 ऑप्शंस। ठीक है, देन ए पॉइंट में रिक्वायरमेंट ये है कि इफ द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर प्रेजेंटली 15 lakhs, डिटरमाइन द अर्निंग्स पर शेयर फॉर द 3 alternatives assuming no immediate increase in the profitability। चलो, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आरओसी सेम रहेगा कि ईबीआईटी सेम रहेगा? ईबीआईटी का जो अमाउंट है ना दैट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट यू नो सेम, क्योंकि बोला है कि कुछ भी इंक्रीज नहीं होने वाला प्रॉफिटेबिलिटी में, मतलब द प्रॉफिट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट? सेम। मतलब नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ भी अपने को उसमें से रिटर्न्स मिलने वाला नहीं है। दैट मींस अपने को पूरा का पूरा कैलकुलेशन कौन से ईबीआईटी से स्टार्ट करना पड़ेगा? 15 lakhs। ठीक है, ये पहला रिक्वायरमेंट है जो काफी इजी वाला रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रीफर। ठीक है, अभी ये तो ऑब्वियस बात है, ये फर्स्ट वाले का एक्सटेंशन है। यहाँ पे तीनों में से जिधर भी अपना ईपीएस क्या रहेगा? ज्यादा, वो पर्टिकुलर ऑप्शन का क्या कर लेंगे? सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, कंप्यूट हाउ मच वुड द ईबीआईटी नीड टू बी इंक्रीज्ड बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी दी व्हाट यू नो वुड बी द बेस्ट। ठीक है, अभी इसके लिए पहले अपने को चाहिएगा तीनों का क्या चाहिएगा? अपने को ईपीएस चाहिएगा, और अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये तीनों में से रैंकिंग, मतलब फर्स्ट जो है बेस्ट कौन सा है, सेकंड बेस्ट कौन सा है, और थर्ड बेस्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि सेकंड वाले में जो सेकंड पार्ट है उसमें अपने को पूछा क्या गया है। राइट, चलो, तो विल डायरेक्टली राइट ओवर हियर दैट इज सिलेक्शन ऑफ व्हाट यू नो ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स। particulars, plan 1, plan 2 and plan 3, 3 plans है। what do we already have is equity shares, इसको मैं लिख रहा हूं old 80 lakhs, 80 lakhs and 80 lakhs। Then what do we have? 10% debt भी है अपने पास, 10% debt, इसको भी क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओल्ड।
So this is 36 lakhs. ये भी 36 और ये भी 36. चलो प्लान 1 में व्हाट इज द एक्स्ट्रा फंड्स रिक्वायर्ड इज 40 lakhs. ठीक है, तो प्लान 1 में क्या बोला ना, एडिशनल डेट बोला है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%. सो 12% डेट आ जाएगा न्यू. दिस अमाउंट विल बी 40 lakhs. सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है, प्रेफरेंस. सो 11% प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी पूरा का पूरा न्यू रहेगा. और फिर हमें इक्विटी है नया. इक्विटी कौन से प्लान में आएगा, थर्ड प्लान, 40 lakhs. इस सब का टोटल करेंगे, हमें मिलेगा रिवाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड 1,56 lakhs. चलो इसके बाद क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. यहां पे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ओल्ड एज वेल एज व्हाट यू नो एज वेल एज न्यू, तो मिलेगा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओल्ड में इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी 8 लाख है, तो तीनों प्लान में दिस विल बी कांस्टेंट. नया इक्विटी कौन से प्लान में आ रहा है, प्लान 3 में आ रहा है. ठीक है, सो प्लान 1 में नो इक्विटी, प्लान 2 में नो न्यू इक्विटी, प्लान 3 में 40 lakhs विल बी डिवाइडेड बाय 16. सो न्यू है ना, न्यू यहां पे मैं लिख रहा हूं एट द रेट ऑफ 16. So 40 lakhs divided by 16 करो, 2,50,000. So total number of equity shares यहां पे आएगा 8 lakhs. यहां पे भी आएगा 8 lakhs, लेकिन यहां पे आएगा 10,50,000. नाउ विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग व्हाट यू नो, कैलकुलेटिंग द ईपीएस. ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, रिवाइज्ड ईबीआईटी. मुझे बताओ क्वेश्चन में जो ओल्ड ईबीआईटी दिया है उसमें कोई चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं. सो दैट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ ईबीआईटी विल रिमेन सेम. सो फॉर द न्यू कैलकुलेशन ऑफ द ईपीएस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू नो, फ्रॉम 15 lakhs. ये हमारा चॉइस है कि क्वेश्चन ने बोला है सर. सो अवर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी रिवाइज्ड ईबीआईटी. इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेट. दो डेट है, 10% डेट है, दूसरा 12% डेट है. 10% डेट तो तीनों प्लान के अंदर है ना भाई, बराबर है. तो 10% डेट जो तीनों प्लान के अंदर है, वो डेट का अमाउंट है 36 lakhs. 36 lakhs का 10% मतलब 3,60,000.
नया डेट कौन से प्लान में है? फर्स्ट प्लान, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान का डेट का अमाउंट कितना है? 40 लैक्स। 40 लैक्स का 12% मतलब 4,80,000। सेकेंड में नहीं, थर्ड में नहीं। So this will give you EBT. कितना पहले का? 560 है, 6,60,000। 1140, इधर भी आएगा 1140। लेस, इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। और द टैक्स रेट गिवन द क्वेश्चन इज 40%। You give me earnings after tax directly. 3,96,000. चलो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 3,96,000, 6,84,000, 6,84,000। अब इसमें से क्या उड़ाना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। सो लेस होएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड ओल्ड में तो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे, ठीक है। तो ये जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है, ये कौन सा वाला हो रहा है? न्यू वाला, ठीक है। तो न्यू वाला कौन से प्लान में है? सेकेंड प्लान, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान में कुछ नहीं आएगा। सेकेंड प्लान में 40 लैक्स का 11% आएगा। सो इट विल बी 4,40,000। थर्ड प्लान में भी कुछ नहीं है, तो ये हमको मिल जाएगा ईश। $3,96,000, 244 and 6,84,000. Now this will be divided by number of equity shares. 8 lakhs, इधर आएगा 10,50,000. So we can calculate what? EPS 0.495, 0.305, 6,5,1। हाँ ठीक है, होता है तो मैंने किधर कुछ बोला तुझे? तेरे दोस्त लोग चढ़ गए तेरे पे। ठीक है, देखो अभी ईपीएस है ना, ईपीएस फर्स्ट प्लान का ईपीएस बताओ कितना आ रहा है? 0.495, देन इट इज व्हाट? 0.305 एंड 0.651। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं कि यहाँ पे अगर हमें प्रोजेक्ट्स को रैंकिंग करना है, रैंकिंग, सो विच इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट शुड बी सिलेक्टेड? प्लान 3। तो इसको रैंक क्या आएगा मालूम है? 1, इसको रैंक क्या आएगा? 2, और इसको रैंक क्या आएगा? 3। ठीक है, सो विच इज द बेस्ट प्लान आउट ऑफ द 3? प्लान 3 इज व्हाट यू नो इज द बेस्ट. विच इज द सेकंड बेस्ट? प्लान 1 इज व्हाट यू नो इज द सेकंड बेस्ट. ठीक है, पहले ये दोनों लैंग्वेज समझा तुम लोगों को. बेस्ट प्लान इज प्लान 3, सेकंड बेस्ट इज व्हाट यू नो इज प्लान 1. ठीक है, अभी वो सेकंड रिक्वायरमेंट रीड करो जरा. सेकंड रिक्वायरमेंट में बोला है एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रीफर. उसका तो आंसर आ गया अपने को. दैट मींस प्लान 3 विल बी सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हाईएस्ट व्हाट यू नो हाईएस्ट ईपीएस. ठीक है, फिर उसके बाद वाला पढ़ो. Compute how much would the EBIT need to increase before the next alternative would be the best. ठीक है, what is the requirement of the question? ये समझना जरूरी है, तो ही अभी आप आगे कुछ कर सकेंगे. ठीक है, what is the requirement of the question? टू 3 के बरोबर के 2 1 के बरोबर?
2 1 के बरोबर, क्योंकि अभी इधर बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है मालूम है, प्लान 3। सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है यहाँ पे, सेकेंड। तो हमें कितना ईबीआईटी इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट वी बिकम इनडिफरेंट बिटवीन द फर्स्ट प्लान एंड द थर्ड प्लान, ठीक है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है मालूम है, पहले तुम्हें इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसके किसके बीच में इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लान 1 एंड प्लान 3, ये दोनों का इंडिफरेंस अपने को पहले ईबीआईटी निकालना पड़ेगा। फिर वो जो ईबीआईटी आएगा उसको हम ये 15 लाख के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उतने से जब भी हम ईबीआईटी को बढ़ाएंगे तभी जाके वी विल बिकम इनडिफरेंट बिटवीन व्हाट यू नो, बिटवीन द फर्स्ट प्लान एंड द व्हाट यू नो एंड द बेस्ट प्लान, दैट इज व्हाट यू नो प्लान 3, ठीक है। सो नाउ द सेकंड रिक्वायरमेंट इज वी विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट यू नो, कैलकुलेट द इनडिफरेंस व्हाट यू नो, इनडिफरेंस पॉइंट और इनडिफरेंस ईबीआईटी, ठीक है। तो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, इनडिफरेंस ईबीआईटी और पॉइंट बिटवीन प्लान 1 एंड प्लान 3। at indifference EBIT क्या होगा, इंडिफरेंस EBIT पे EPS ऑफ प्लान 1 विल बी इक्वल टू EPS ऑफ प्लान 3। चलो इसको सॉल्व करके इंडिफरेंस निकाल के दो। जनवरी वाले को कितना जने जनवरी वाले, और 2-3 एक्स्ट्रा निकालना, कुछ जो लोग एब्सेंट रहेंगे। $23 लाख। मतलब कितना ईबीआईटी इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट वी बिकम इनडिफरेंट बिटवीन द बेस्ट प्लान एंड द सेकंड बेस्ट प्लान, 8,76,000 इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी ईबीआईटी 15 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दोनों प्लान का, प्लान 1 एंड प्लान 3 का इनडिफरेंस ईबीआईटी कितना है, 23,76,000। तो अगर हमने 8,76,000 से ईबीआईटी बढ़ाया, दैट मीन्स विल बिकम इनडिफरेंट बिटवीन द बेस्ट प्लान एंड द सेकेंड बेस्ट प्लान। नहीं, ऐसा नहीं पूछा है। कंप्यूट हाउ मच वुड द ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट। मतलब फर्स्ट को तो, थर्ड प्लान को तो बेस्ट रखना ही है, उसके साथ में मैच करने के लिए जो अपने को जो फर्स्ट प्लान है अगर उसको अपन मैच करते हैं तो कितना इंक्रीज करने का, देन इट हैज टू बी 23,76,000। तो वी विल हैव टू इंक्रीज ईबीआईटी बाय द डिफरेंस। ये चलो आया सब लोग को, ये इसका कंक्लूजन लिखो। चलो the EBIT will have to be increased by, ब्रैकेट में लिखना, 23,76,000 minus 15 lakhs is 8,76,000 before the next alternative would be best. So 8,76,000 is the answer. चलो अभी एक बहुत हाई लेवल का टाइम पास क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ, फिर तुम्हें लग रहा है कि वो अभी करना चाहिए तो अभी कर देंगे, ठीक है। फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी नहीं करना है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, देन यू कैन टेक इट एज होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
देखो क्या है, हुआ ना, ये वाला हुआ ना सब लोग का। देखो क्या दिया है, कंपनी नीड्स 31,25,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट। मतलब कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है, 31,25,000। द फॉलोइंग 3 प्लान्स आर फीजिएबल। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है, मतलब 3 प्लान का डिटेल्स दिया हुआ है। पहले प्लान में बोला है द कंपनी में इशू 3,12,500 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 पर शेयर। इट इज ऑल इक्विटी प्लान, मतलब 100% अमाउंट किसका रहेगा, इक्विटी। सेकेंड में बोला है द कंपनी में इशू 1,56,250 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 per share and 15,625 debentures of ₹100 डिनोमिनेशन बेरिंग 8% रेट ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये डेट इक्विटी प्लान हो जाएगा। अगर तुम देखोगे तो दोनों 50-50% है ये। ठीक है, तो 50% इक्विटी, 50% डेट। तीसरा, द कंपनी में इशू 1,56,250 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 per share and 15,625 cumulative preference shares at ₹100 per share bearing an 8% rate of ordinary rate of dividend। ठीक है, तो तीसरे प्लान का कॉम्बिनेशन बताओ क्या आएगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो पहले तो 3 प्लान का डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी रिक्वायर्ड पार्ट देखो। इफ द कंपनीज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर 62,500, ठीक है, और ये कॉमा मतलब क्या है, और 1,25,000 और 2,50,000 और 3,75,000 and 6,25,000, what are the earnings per share under each of the 3 financial plans assuming a corporate income tax rate of 40%। ठीक है, मेरे को बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये। पहला ईपीएस कितनी बार कैलकुलेट करने का है, बोलो। पहले प्लान का बरोबर है। पहले हम लोग स्टार्ट किधर से करेंगे, 62,500 पे, 1,25,000 पे, 250 पे, 375 पे और 625 पे। ठीक है, तो प्लान 1 लिखने का, अलग अलग ईबीआईटी लेने का, और 5 बार क्या करना पड़ेगा, ईपीएस। फिर सेकंड में भी 5 बार करना पड़ेगा, थर्ड में भी 5 बार करना पड़ेगा, मतलब 15 ईपीएस निकालने का तुम लोग को। ठीक है, हर एक प्लान का अलग अपने को, हर एक ईबीआईटी के लेवल पे। सो इट विल बी 3 into 5, हाउ मेनी ईपीएस यू हैव टू कैलकुलेट, 15 ईपीएस। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था तुम लोग को, लेकिन मेरे को कुछ समझाने का था, इसके लिए हम लोग ने किया था, लेकिन उसमें 2 ही प्लान थे खाली। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा पहला रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर सेकंड रिक्वायरमेंट, विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ईबीआईटी लिखना पड़ेगा, फिर तीनों प्लान का क्या लिखने का बाजू में, ईपीएस। ठीक है, और फिर जिधर भी ईपीएस, मतलब 62,500 वाला ईबीआईटी पे जिधर भी ईपीएस जो भी प्लान का हाईयर रहेगा, वो पर्टिकुलर प्लान का क्या कर लेंगे, सिलेक्शन। ठीक है, तो ऐसे अपने को 5 आंसर मिल जाएगा कि 62,500 पे ये प्लान है, फिर बाद में क्या है 1,12,500 पे ये प्लान है, ऐसा करके तुम्हारा सेकंड रिक्वायरमेंट आएगा। ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंट पॉइंट्स बाय फॉर्मूला। ठीक है, बिटवीन द फाइनेंशियल प्लान 1 and 2 एंड व्हाट यू नो एंड प्लान 1 एंड व्हाट यू नो प्लान 3। ठीक है, कितनी बार इंडिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, 2 बार। कौन सा प्लान का बोला है, पहले 1 and 2 बोला है, 1 and 3 बोला है। ठीक है, 2 and 3 क्यों नहीं बोला है, क्योंकि उसमें ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, नहीं समझ रहे तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, मतलब ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, देयर विल बी नो पॉइंट वेयर दी व्हाट यू नो वेयर द ईपीएस विल बी व्हाट यू नो विल बी सेम। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू चॉइस, फटाफट बोलो, अभी सॉल्व करना है कि ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो, तो इसको होमवर्क कर लेना तुम लोग। हाँ, जब भी लगे ये वाला चैप्टर टफ है तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करके बैठ जाने का, ऐसा। ठीक है, ऐसा करके इंस्टॉलमेंट में करना। हाँ, एग्जाम के पहले एक बार देख के जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो, अभी मैं ना टेस्ट में से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं तुमको। फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन अपने क्लास वर्क में नहीं था, इसके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 42, ये मैं करवा रहा हूं तुमको। चलो, कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बाकी ये क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा अपना। ठीक है, देखो क्या दिया है, द पर्टिकुलर्स रिलेट टू राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर गिवन एज फॉलोज। आउटपुट मतलब ये अपने को क्या दिया है मालूम है, यूनिट्स का इंफॉर्मेशन दिया है, एंड दीज आर यूनिट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, मतलब ये लोग अभी कितना यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मालूम है, 1 लाख। ठीक है, उसके बाद में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज हाउ मच, इट इज 40।
उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। सो व्हाट विल बी द टोटल सेल्स, इट विल बी 1 लाख इंटू व्हाट यू नो इंटू 40, दैट विल बी 40 lakhs। उसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 1 लाख इंटू 20 तो क्या मिलेगा तुम लोग को, कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर ये कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, EBIT। हेलो, ठीक है। चलो देन the capital structure मतलब balance sheet which side, liability side. The capital structure of the company as on 31st March 2022 is as follows। मतलब अभी इनके capital structure में there are equity share capital है जो 1 lakh shares of ₹10 each, ठीक है, 10 lakhs। reserves and surplus है और करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। मुझे बताओ ये चैप्टर में करंट लायबिलिटीज को देखना है कि खाली लॉन्ग टर्म का बात चल रहा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म, ठीक है। सो व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन, इट विल बी इक्विटी प्लस व्हाट यू नो प्लस रिजर्व्स, ठीक है, इतना ही आएगा। देन Raj Limited has decided to undertake an expansion program to use the market potential that will involve ₹20 lakhs, ठीक है। मतलब ये लोग को और क्या करना पड़ेगा, उनमें 20 lakhs का कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 20 lakhs को अंडरलाइन करो। The company expects an increase in the output by what you know by 50%, ठीक है। मतलब अगर ये लोग एक्सपेंशन के लिए जाएंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स का जो भी तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग है वो सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 50%। सो व्हाट विल बी न्यू सेल्स यूनिट नाउ, 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज बढ़ जाएगा, वो लोग ने बोला है ये 20 lakhs का कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। सो व्हाट इज दिस 20 lakhs, यू नो इट इज अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो अभी तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कितना है देखो जरा, 10 lakhs। जैसे हम लोग एक्सपेंशन के लिए जाएंगे 20 lakhs का फिक्स कॉस्ट अपना बढ़ जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन तुम्हारा जो भी नया यूनिट्स है उसमें नया फिक्स कॉस्ट कितना आएगा मालूम है, इट विल बी 10 + 20 ऐसे करके कितना लैक्स देना पड़ेगा, 30 lakhs। हेलो, ठीक है। फिर आगे देखो, द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एन एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द मार्केट। मतलब मुझे बताओ तुम्हारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो चेंज होने वाला है कि सेम होने वाला है, सेम, ठीक है। सो योर न्यू यूनिट्स विल बी 1,50,000, 1,50,000 इंटू क्या करोगे, इंटू 40, दिस विल गिव यू न्यू सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहेगा। सो 1,50,000 इंटू क्या करोगे, इंटू 20, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, नया फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, नया EBIT आ जाएगा। नहीं समझा ये, ठीक है। चलो देन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम्स फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज्ड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स आर प्लान्ड। मेरे को बताओ नया फंड्स कितना चाहिए, नहीं एक मिनट रुको, वो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, अच्छा 20 lakhs एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए। अच्छा तो अपने को नया फंड्स कितना चाहिए, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होएगा, तो अपने को नया फंड्स कितना चाहिए, अपने को 20 lakhs। अब ये 20 lakhs का बाइफर्केशन देखो, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में क्या बोला है अपने को, 5 lakhs, तो बाकी का जो बैलेंस लिखा है वो क्या रहेगा, इक्विटी। सो व्हाट विल बी इक्विटी अमाउंट, 15 lakhs। फिर सेकेंड वाले में 10 lakhs, 10 lakhs, थर्ड वाले में 14 lakhs, 6 lakhs। मतलब हाउ मेनी प्लान्स आर देयर, 3 plans, ठीक है। Then current market price per share is what you know is 200, इसको अंडरलाइन करो उधर। ये करंट मार्केट प्राइस किसके लिए काम करेगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब नया शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, इश्यू प्राइस, एंड दैट विल बी द करंट मार्केट प्राइस विच इज हाउ मच, 200। देन स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट ऑफ फंड्स बोरोड इज एज फॉलोज, अप टू 5 lakhs, मतलब जो भी तुम्हारा डेट का अमाउंट है उसमें जो पहला 5 लाख रुपया है वो क्या रेट पे मिलेगा, 10%। फिर ओवर 5 lakhs एंड अप टू 10 lakhs इट इज व्हाट यू नो इट इज 15%, ओवर 10 lakhs इट विल बी व्हाट यू नो इट विल बी 20%, ठीक है। मेरे को समझाओ, जो अपना 3 ऑल्टरनेटिव है ना उसमें पहले में डेट 5 lakhs है, तो ये जो 5 lakhs है ये क्या रेट वाला रहेगा, 10% रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड में आ जाओ, फिर सेकंड वाले में डेट का अमाउंट कितना है, 10 lakhs, पहला 5 लाख 10%, बाकी का 5 लाख 15%, ठीक है। दैट मींस के सेकंड प्लान में 2 टाइप का डेट रहेगा, वन विल बी 10% डेट, 15% डेट। तीसरे प्लान में 14 lakhs है, पहला 5 लाख 10%, दूसरा 5 लाख 15%, तीसरा 4 लाख कितना आएगा, 20% के हिसाब से आएगा, ठीक है। चलो देन फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव्स वुड यू रिकमेंड फॉर राज लिमिटेड विथ रेफरेंस टू EPS। मतलब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग कौन से बेसिस पे होएगा, EPS, ठीक है। अज्यूमिंग अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज व्हाट यू नो इज 40%। मेरे को बताओ ये क्वेश्चन में क्या नया था, एक तो स्लैब रेट नया था और भी कुछ नया है इसमें,
ईबीआईटी हमें कैलकुलेट करना है। ईबीआईटी क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। अभी ये बताओ कि अलग अलग प्लान का अलग अलग ईबीआईटी आएगा कि कॉमन ईबीआईटी आएगा? कॉमन। तो हम एक ही साथ में एक ही बार खाली ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गो फॉर व्हाट इन कैलकुलेशन ऑफ द ईपीएस। ठीक है, तो पहला वर्किंग इसके अंदर हम लिखेंगे। अरे वो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होएगा, मेरे को लगा फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज का बोला वो लोग ने। व्हाट इज दैट 20 लाख दैट इज गिवन टू यू? इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स। ठीक है, चलो फर्स्ट आएगा कैलकुलेशन ऑफ revised EBIT if sales increases by कितने परसेंट से बढ़ रहा है सेल्स? 50%। particulars calculation and amount that is rupees। अच्छा, तुमको ये समझ रहे हैं हम ईबीआईटी क्यों एक ही बार कैलकुलेट कर रहे हैं कि तुम्हें 3 बार कैलकुलेट करना है और टाइम वेस्ट करना है? नहीं, ठीक है, एक ही बार में अपना काम हो जाएगा। बिकॉज कोई भी प्लान लो, सेल से लेके ईबीआईटी तक का कैलकुलेशन इज गोइंग टू रिमेन व्हाट यू नो सेम। ठीक है, चलो पहले इधर आएगा तुम्हारा रिवाइज्ड सेल्स यूनिट्स। तो 1 लाख यूनिट प्लस कितना करेंगे? 50%। तो ये जो आएगा ये आएगा 1,50,000, लेकिन ये यूनिट्स है। हाँ, देन वी विल हैव सेल्स। सेल्स 1,50,000 इंटू, इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंजिंग और रिमेनिंग सेम? सेम। ठीक है, तो 40 कितना? 60 lakhs लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट अभी 1,50,000 यूनिट्स के लिए इनकर होएगा एंड इट इज 20 रुपीज पर यूनिट। सो दिस विल बी 30 lakhs। So what you will be getting is contribution 30 lakhs। ये कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस किया जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन टू यू 10 lakhs। So what we get is revised EBIT। चलो, ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होता है फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये तुम लोग सीखोगे इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में तुम लोग सीखोगे, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग करके आएगा एक चैप्टर, उसके अंदर डिटेल में आएगा हाउ दिस कंट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाट यू नो फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इन लॉट ऑफ व्हाट इन लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलो अभी यहां से अभी हम लोग क्या करेंगे? यहां से भी अपना क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, right? So now we are having what you know, we are having EBIT for all the what in all the 3 plans। ठीक है, तो write down selection of what you know financial plans। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। मुझे बताओ, ये नया बिजनेस है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है? ये एग्जिस्टिंग बिजनेस गोइंग फॉर एक्सपांशन।
बराबर है। तो जो ओल्ड इक्विटी है, रिजर्व्स है, उसको लेने का कि नहीं लेने का? लेने का, क्योंकि अभी दोनों मिला के लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, this will be old, $10 lakhs, 10 lakhs and 10 lakhs. Then we will have reserves and surplus. $5 lakhs, 5 lakhs and 5 lakhs, ये तीनों में आएगा। चलो अभी फर्स्ट प्लान में क्या है? फर्स्ट प्लान में तो है ना, पहला है ना, मैं इक्विटी लिख रहा हूं, इक्विटी। और ये जो इक्विटी रहेगा ये क्या रहेगा? न्यू। फिर 3 प्रकार के डेट है। एक है 10% डेट, फिर दूसरा कौन सा है? 15% डेट, और तीसरा है 20% डेट। टोटल रिक्वायरमेंट 20 lakhs का है। तो फर्स्ट प्लान में इक्विटी का अमाउंट कितना आएगा? कितना आएगा? 15 lakhs। और बाकी का जो बचा हुआ 5 lakhs है, ये कौन सा डेट रहेगा? 10% डेट रहेगा। तो 10% डेट के वहां पे आएगा 5 lakhs। सेकेंड प्लान में 10 लाख का डेट है, तो 10 लाख का पहले इक्विटी आएगा। तो पहले मैं इक्विटी लिख रहा हूं। नाउ व्हाट इज द टोटल डेट? यू टेल मी। 10 lakhs, उसमें से पहला 5 लाख 10% वाला रहेगा, और बाकी का 5 लाख 15% वाला रहेगा। सो वी विल हैव टू ब्रेक दिस। 5 lakhs and 5 lakhs। तीसरे प्लान में बताओ क्या है? तीसरे प्लान में पहले इक्विटी का अमाउंट बताओ कितना है? 6 lakhs। अब यहां पे तीनों डेट आ जाएंगे, हाँ बराबर है। तो 10% डेट का वैल्यू बोलो 5 lakhs, 15% डेट 5 lakhs, and 20% डेट विल बी 4 lakhs। क्या ये ब्रेकअप क्लियर है? So revised capital employed in all the 3 cases will be 30 lakhs। 30 है ना? हाँ हाँ 35 है भाई। फिर आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओल्ड, न्यू is at the rate of 200। This will give you total number of equity shares। चलो ओल्ड में तो ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, तीनों में सेम आएगा 1 लाख। चलो प्लान 1 में न्यू शेयर्स बताओ। तो 15 lakhs डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 200, तो कितना? 7000।
इधर कितना है 5000, सो द टोटल शेयर्स विल बी 1,05,000 और यहाँ पे 1,03,000। चलो अभी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, रिवाइज्ड ईबीआईटी, ठीक है। अभी ये ईबीआईटी हमने ऑलरेडी वर्किंग फर्स्ट में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। सो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ रिवाइज्ड ईबीआईटी, कितना था 20 lakhs। चलो इसमें से क्या लेस किया जाएगा, इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट के अंदर अपने को 3 प्रकार के डेट है, बराबर है। तो 10% डेट, 15% डेट एंड 20% डेट। चलो पहला आएगा 5 lakhs इंटू 10%, तो इंटरेस्ट आएगा 50,000। ये 50,000 का इंटरेस्ट तीनों प्लान्स में आएगा। इस सेकेंड प्लान में 15% डेट वाले का भी इंटरेस्ट आएगा, सो दैट विल बी 75,000। थर्ड प्लान में भी वो 75,000 आएगा। उसके बाद में थर्ड प्लान में जो एक्स्ट्रा 4 lakhs है, वो 4 lakhs के ऊपर भी कितना आएगा 20%, सो दिस विल बी 80,000। So what we'll be able to calculate is the EBT. $1875, 17,95,000। चलो आगे का कैलकुलेशन करके दो। टैक्स रेट दिया हुआ लास्ट में 40% है। चलो ईपीएस तक कैलकुलेट करके दो। 10 पॉइंट 46। चलो तो कौन से प्लान का सिलेक्शन होना चाहिए, फर्स्ट प्लान। वाई, बिकॉज इट इज हैविंग हाईएस्ट वर्ड ईपीएस। चलो अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक, एक भी फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, सब एकदम वियर्ड लगेगा, हाँ, लेकिन सब कुछ इजी है। इट विल जस्ट लुक हॉरिबल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा टेक्निकल है अभी, हाँ। अच्छा अभी तुम्हारे पास जो है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर ही है ना कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज भी है, ठीक है। सो इट इज अ कंबाइंड एक्चुअली, लेकिन पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे तो ही कैपिटल जो है मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज पे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट व्हाट यू नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तुम उसको दो अलग अलग चैप्टर ही मानो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0 to 10 मार्क्स है, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी 0 to 5 मार्क्स है, ठीक है। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी वाला क्वेश्चन मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा उसके अंदर। चलो फिलहाल अभी वो थियरीज के बारे में कुछ बात नहीं होएगा, उसके लिए पहले फुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अपने पास अबाउट व्हाट यू नो अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों मिला के इट बिकम्स कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। चलो आया सब लोग को ये? चलो नाउ वी गेटिंग इनटू अनदर चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट यू नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो एज पर द टाइम थोड़ा बहुत खाली इंट्रोडक्शन जैसा थोड़ा कुछ होएगा इसमें, ठीक है। मैं कोई भी फॉर्मूला पे नहीं जा सकूंगा, हाँ, तो मतलब जितना होएगा उतना करते हैं, बिकॉज वी हैव द कंटिन्यूएशन टुमारो ऑल्सो। क्या हुआ? 2 to 4 ही आज इसके लिए, हाँ। तो 2 to 4 मतलब कैसा होता है, लेक्चर शुरू होते ही खत्म हो जाए, वैसा वाला पार्ट है। नाउ सी हियर, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड के ये पर्टिकुलर चैप्टर क्यों है और हमें ये चैप्टर में करना क्या है वो, ठीक है। बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ये चैप्टर में कुछ कैलकुलेशंस है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इसके पहला वाला चैप्टर का डिसीजन मेकिंग हो गया रहेगा। दैट मीन्स कौन से चैप्टर का डिसीजन मेकिंग हो गया रहेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर का, ठीक है। दैट मीन्स कंपनी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट इज गोइंग टू बी द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बैलेंस शीट विच साइड? लायबिलिटी साइड। मतलब कंपनी ने ऑलरेडी जो है प्लान का सिलेक्शन कर लिया है बाय व्हाट यू नो आइदर कैलकुलेटिंग ईपीएस और बाय फॉलोइंग व्हाट यू नो फॉलोइंग एमपीएस। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मालूम है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड के ये क्या होगा, मतलब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एग्जैक्ट मतलब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सपोज अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले मेरे को क्या लगेगा मालूम है? फंड्स लगेगा, फंड्स। अब ये जो फंड्स लगेगा, इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन व्हाट यू नो इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स एंड इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन व्हाट यू नो इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो सपोज अगर मुझे 50 lakhs का रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? 50 lakhs। तो क्वेश्चन ये आता है कि 50 lakhs देगा कौन, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं बैलेंस शीट में कौन से साइड को? लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो यहां पे जो 50 lakhs है उसका कॉम्बिनेशन है शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या आएगा? प्लस बोरोड फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी वी कैन हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इसके अंदर हो सकता है। मतलब ये सब मिला के तुम्हारा क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो सपोज अगर मेरे को कोई बिजनेस करने के लिए 50 lakhs चाहिए, मतलब ये दोनों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इज व्हाट यू नो इज 50 lakhs, ठीक है। इसका डिसीजन मेकिंग हो गया है, राइट। अभी सपोज मेरे पास है ना ऑलरेडी 30 lakhs है मेरे पास, मतलब कैन आई से दैट इट इज माय मनी, ओनर का मनी। सो फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू दिस विल बिकम व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है, दैट अमाउंट आई एम ऑलरेडी हैविंग एंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज हाउ मच? यू नो इट इज 30 lakhs, ठीक है। सो हु इज कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस पर्टिकुलर 50 lakhs? इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? ओनर है, ठीक है। और ओनर के पास पैसा होना चाहिए, अदरवाइज ना ही प्रेफरेंस आएगा और ना ही कोई लोन देगा, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले क्या होना जरूरी है यहाँ पे? ओनर का पैसा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल के पास हम लोग 30 lakhs देने वाले हैं। सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट हैज बीन डिसाइडेड ऑलरेडी बाय यूजिंग द व्हाट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। फिर सपोज अभी मुझे और 20 lakhs का रिक्वायरमेंट है। कितने का रिक्वायरमेंट है? 20 lakhs, ठीक है। तो सपोज अगर मुझे बिजनेस करना है तो आई गो टू माय फादर और मैं बोलता हूं मेरे को 20 लाख रुपए का जरूरत है। तो मेरा फादर बोलता है मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं तेरे को, 20 लाख पूरा नहीं दूंगा, ठीक है। मैं खाली 10 लाख देगा। कितना देगा? 10 लाख, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हो जाता है कि मेरे को चलो 10 लाख का मेरा बंदोबस्त हो गया, ठीक है। बट माय फादर सेज वेट, ये 10 लाख मैं तेरे को फ्री में नहीं देने वाला हूं। आई वॉन्ट सम रिटर्न्स ऑन दिस पर्टिकुलर 10 lakhs, व्हाट यू नो आई वॉन्ट सम रिटर्न्स ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट यू नो 10 lakhs। तो मैं क्वेश्चन करता हूं कि तुमको कितना रिटर्न्स चाहिए? तो मेरे को बोलते हैं कि मैं ना ये 10 लाख रुपए ना एफडी में डालने वाला था। किधर? एफडी। और मेरे को ये एफडी में से ना 10% मिलने वाला था, ठीक है। दैट मीन्स मुझे अगर ये 10 लाख रुपीस चाहिए तो मुझे मिनिमम कितना कमा के देना पड़ेगा? 10%, बराबर है। तो ये 10% जो होता है ना, 10% इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस 10 lakhs। नहीं समझा ये?
देखो कोई भी बिजनेस में किधर से भी अमाउंट लो, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है। कोई भी अमाउंट हम लोग लेंगे फॉर डूइंग द बिजनेस, वेदर इट इज व्हाट यू नो, इट इज अ सोल प्रोप्राइटर, वेदर इट इज अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी हैज टू पे द कॉस्ट ऑफ यूजिंग व्हाट यू नो, यूजिंग द मनी, ठीक है। मतलब अगर सपोज मैंने ये 10 लाख रुपीस लिया है तो ये 10 लाख के ऊपर मिनिमम मुझे कितना कमा के देना पड़ेगा, 10%, ठीक है। तो व्हाट इज दिस 10%? यू नो दिस 10% इज लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर माय फादर। नहीं समझा ये? क्योंकि वो ये 10% से मतलब वो ये 10 लाख रुपीस को कहां पे डालने वाले थे, फिक्स डिपॉजिट, एंड ही वाज गोइंग टू अर्न हाउ मच, यू नो, 10%. ही इज नाउ टेकिंग अ रिस्क ऑफ नॉट व्हाट यू नो, नॉट इन्वेस्टिंग दिस 10 lakh इन द फिक्स डिपॉजिट, गिविंग द मनी टू व्हाट यू नो, मनी टू मी, एंड इज एक्सपेक्टिंग व्हाट फ्रॉम मी इज व्हाट यू नो इज 10%. तो ये 10% उनके लिए क्या हो जाएगा मालूम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और मेरे लिए ये 10% अगर मैंने कमा के नहीं दिया ना तो वो ये पैसा वापस मांग लेंगे. Are you understanding? ठीक है. So this particular what you know 10 lakh will become like what you know, will become like preference share capital, will become like what, preference share capital, क्योंकि उनको खाली 10% चाहिए. So what is a preference share capital का amount over here? It is what, 10 lakhs. चलो everybody understood this? ठीक है. अभी और कितने का रिक्वायरमेंट बाकी है, 10 lakhs. ठीक है. अभी मैं मेरे दोस्त के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं देख मेरे को 50 लाख चाहिए, 30 लाख मेरे पास है, 10 लाख मेरे फादर दे रहे हैं, मेरे को तेरे पास से कितना चाहिए मालूम है, 10 lakhs. ठीक है. जैसे मैं उसके पास जाता हूं वो बोलता है मैं भी तेरे पास ही आने वाला था. ठीक है. तो ये जो 10 lakhs है, ये जो लास्ट वाला जो 10 lakhs है, दिस इज द मनी आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम माई व्हाट यू नो, फ्रॉम माई फ्रेंड. ठीक है. जैसे वो बोलता है कि मैं 10 लाख रुपया तेरे को देने के लिए रेडी हूं, लेकिन तो मैं बोलता हूं रुक जा, मुझे पता है कि तेरे को 10% चाहिए. तेरे को क्या चाहिए, 10%. तो बोलता है कैसे निकाला ये 10%? तो मैंने बोला देख मेरे फादर है ना ये पैसा एफडी में डालने वाले थे और 10% कमाने वाले थे, तो तू भी तो ये पैसा एफडी में डालने वाला रहेगा और तू एफडी में नहीं डाल रहा है और मेरे को दे रहा है, सो आई विल गिव यू व्हाट यू नो, आई विल गिव यू 10%. तो बोलते पागल हो गया है क्या, मैं थोड़ी ना एफडी में डालने वाला था, मैं ये पैसा शेयर मार्केट में डालने वाला था. नहीं समझा ये? तो मेरे को 10% नहीं चाहिए भाई, मेरे को 20% चाहिए. क्या चाहिए मेरे को, 20%. सो व्हाट इज दिस 20%? कैन यू एक्सप्लेन? ये कॉस्ट है, बराबर है. अच्छा ये दोनों अलग अलग क्यों है वो तुमको समझ में आ रहा है? क्योंकि पहला 10% का रिक्वायरमेंट अलग था, ठीक है, और ये जो दूसरा 10 lakhs है उसका भी एक्सपेक्टेशन क्या है मालूम है, अलग है. दैट मींस ये दोनों कॉस्ट सेम नहीं है. और क्यों सेम नहीं है वो तुमको समझ में आ रहा है? सी आई एम टेकिंग द मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ठीक है. हर एक सोर्सेज का रिक्वायरमेंट सेम नहीं रहेगा, हर एक सोर्सेज का रिक्वायरमेंट विल बी व्हाट यू नो, विल बी डिफरेंट. तो उसका रिक्वायरमेंट कितना मालूम है, 20%. तो ये जो लास्ट जो मैंने 10 lakhs लिया है ना उसका अमाउंट को हम क्या बोलेंगे मालूम है, डेट. एंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी व्हाट यू नो, विल बी 10 lakhs. चलो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है. अभी मेरे को बताओ ये कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है तुम लोगों को? इक्विटी कितना दिख रहा है, 30 lakhs. डिसीजन मेकिंग हो चुका है. प्रेफरेंस कितना दिख रहा है, 10 lakhs. डिसीजन मेकिंग हो चुका है. और तीसरा क्या दिख रहा है, डेट कितना है, 10 lakhs. डिसीजन मेकिंग हो चुका है, बराबर है. यहां तक समझा तुमको? ठीक है. अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो 10 lakhs है उसको यूज करने का खर्चा बताओ. मतलब अगर ये 10 लाख मुझे चाहिए तो मिनिमम कितना कमा के देना पड़ेगा, 10%. ठीक है. तो ये जो 10% है मतलब ये तुम्हारा जो प्रेफरेंस शेयर है उसका मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं यहां पे, और ये जो कॉस्ट है ये कितना परसेंट है, 10% है. ठीक है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस डेट, 20%. ठीक है. तो मुझे बताओ कि मैं मेरे पैसों से बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं मेरे बिजनेस के ऊपर चैरिटी कर रहा हूं कि मुझे भी कुछ कमाने का है, मुझे भी कुछ कमाने का है, बराबर है. तो मेरा भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगा. तो सपोज इफ माय एक्सपेक्टेशन इज व्हाट यू नो इज 15%. ठीक है. माय एक्सपेक्टेशन इज हाउ मच, इट इज 15%. मतलब मेरा जो अमाउंट है उसके ऊपर मेरे को 15% कमाने का है. वो जो 10 lakhs का जो प्रेफरेंस का अमाउंट है उसके ऊपर मेरे को कितना कमाने का है, 10% कमाने का है. और जो लोन वाला अमाउंट है उसके ऊपर मेरे को कितना कमाने का है, 20% कमाने का है. तो ओवरऑल मैं 50 लाख यूज कर रहा हूं यहां पे. तो ओवरऑल ये 50 लाख को यूज करने का कितना परसेंटेज मेरे को कमाना पड़ेगा, तभी जाके ये तीनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल होएगा. So should I be earning 15%? Should I be earning 10%? Should I be earning 20%? Should I be earning the total of all the percentage? Should I be earning the average of all the percentage? मुझे कितना कमाना चाहिए अगर मेरे को ये 50 लाख रुपीस यूज करना है तो? Are you understanding? पहले तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हाउ यू विल कैलकुलेट कि कितना परसेंटेज मुझे कमा के देना चाहिए. चलो 15% कमाना चाहिए कि 10% कमाना चाहिए कि 20% कमाना चाहिए कि इसका एवरेज कमाना चाहिए कि इसका टोटल कमाना चाहिए. 20% से
क्यों 20% से ज्यादा कमाना चाहिए? देखो, मुझे मेरे अमाउंट के ऊपर 15% चाहिए, बराबर है। मेरे फादर के अमाउंट के ऊपर कितना चाहिए? 10%। और मेरे फ्रेंड के अमाउंट के ऊपर कितना चाहिए? 20%। तो मुझे मिनिमम कितना कमाने का कि ये तीनों सेटिस्फाइड हो जाएगा? ये सबका टोटल नहीं हो सकता ये, क्योंकि सबका अमाउंट अलग अलग है इसमें। अच्छा, क्या इट इज गोइंग टू बी 15 प्लस 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अरे क्योंकि सबका वैल्यू अलग अलग है। अगर तुमने 15 प्लस 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 3 किया, मींस यू आर यूजिंग सिंपल एवरेज। ठीक है, अभी सिंपल एवरेज यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि सबका अमाउंट अलग अलग है। तो मुझे वेटेड एवरेज यूज करना पड़ेगा। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, दो वे से मैं तुमको यहां पे वेटेड एवरेज का अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखो पहले ये बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स? पहला सोर्स क्या है? इक्विटी शेयर। दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तीसरा डेट, बराबर है। इसका अमाउंट बताओ, प्रिंसिपल अमाउंट। इक्विटी का कितना अमाउंट है? 30 लाख। प्रेफरेंस का 10 लाख और डेट का भी कितना है? 10 लाख। ये सब मिला के टोटल कितना आएगा मालूम है? 50 लाख। अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट, और ये कॉस्ट वैल्यू में है कि परसेंटेज में? फिलहाल परसेंटेज। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है, इट इज इन व्हाट यू नो, इट इज इन परसेंटेज। 30 लाख के ऊपर कितना टक्का मुझे कमाना है? 15%। ठीक है, तो यहां पे अर्निंग है 15%। फिर ये 10 लाख के ऊपर 10% और डेट के ऊपर कितना आएगा? 20%। ठीक है, अभी मैं ये कॉस्ट निकाल रहा हूं इन वैल्यू। आई एम कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इन व्हाट इन वैल्यू। मतलब 30 लाख के ऊपर 15%, मतलब मुझे कितना मिनिमम कमाना पड़ेगा? सो इट विल बी 30 lakhs इंटू 15%। तो कितना आ जाएगा ये? 4,50,000। ठीक है, चलो फिर 10 लाख के ऊपर 10% 1 लाख, और यहां पे कितना आएगा? 2 lakhs। ठीक है, तो मुझे टोटल कितना कमाना पड़ेगा? 7,50,000, बराबर है। तो कैन आई से फॉर यूजिंग 50 लाख रुपीज आई विल हैव टू अर्न मिनिमम 7,50,000, तभी जाके तीनों के एक्सपेक्टेशन में फुलफिल कर सकता है। व्हाट इज दिस 7,50,000? ये टोटल में है। ये किस में है? टोटल। बट मुझे ये परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 50 lakhs इंटू 100 विल गिव मी द कॉस्ट इन व्हाट यू नो, इन परसेंटेज। ठीक है, सो आई विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट यू नो परसेंटेज कॉस्ट, विच विल बी 7,50,000 divided by 50 lakhs into what you know, into 100. So this will be what percentage? 15%. ठीक है, तो ये 15% जो है ये मुझे मिनिमम कमाना पड़ेगा। मतलब मैं अगर आगे जाके कोई भी बिजनेस करने वाला हूं ये अमाउंट से, तो मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? 15%। अगर मैं मिनिमम 15% नहीं कमा सकता है, बराबर है, तो मेरे को बिजनेस थोड़ा टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ये सब लोग इधर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और बोलेगा बिजनेस बंद करो, तुम मेरे को 15% भी नहीं कमा के दे रहे हो। ठीक है, सो आई शुड बी अर्निंग एग्जैक्टली 15% और मोर देन 15%, लेकिन मिनिमम मेरे को यहां पे कितना कमाना पड़ेगा? 15%। मेरा ग्रोथ कभी होएगा मालूम है? ओनली एंड ओनली इफ आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट यू नो, मोर देन 15%। चलो क्लियर हुआ ये? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। अभी इसमें से मैं कुछ टर्म्स दे रहा हूं तुम लोग को, ये वाला एग्जांपल से। ठीक है, ये जो 15% हमने निकाला है ना, 15%, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। सो दिस 15% इज हैविंग द नेम विच इज कॉल्ड एज ओवरऑल cost of capital, or this is also called as weighted average cost of capital. क्या बोलते हैं इसको? cost of capital, which is popularly called as WACC. चलो क्या बोलेंगे इसको? WACC. What is WACC का full form? weighted average cost of capital. ठीक है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और व्हाट इन और द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अच्छा, ये जो 15% है
ये जो 10% है, ये जो 20% है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि इक्विटी का इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है? 15%, ठीक है। प्रेफरेंस का इंडिविजुअल कितना है? 10%। और तुम्हारा डेट का इंडिविजुअल कितना है यहाँ पे? 20%। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, यू नो, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अभी इसका कुछ टर्म्स है जो हमें ये चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके जो टर्म्स है उसमें जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल, ठीक है, उसको बोलते हैं KO। क्या बोलेंगे उसको? KO। K का मतलब होता है कॉस्ट यहाँ पे, और O का मतलब होता है ओवरऑल, ठीक है। सो KO का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो क्वेश्चन विल टेल यू कैलकुलेट KO, बराबर है। तो अभी कैलकुलेट KO का मतलब है दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट व्हाट, यू नो, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर यू अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स? ठीक है। अच्छा, ये जो हम यहाँ पे 15% दिख रहा है तुम लोग को, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी। जो ये चैप्टर में डिनोमिनेट करेंगे बाय KE, बाय व्हाट, यू नो, बाय KE। व्हाट इज KE? मतलब K इज व्हाट? कॉस्ट। and what is E over here? Equity. So if the question tells you that calculate KE, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर ये जो 10% दिख रहा है, दिस इज अ कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इसको बोला जाएगा KP। क्या बोलेंगे इसको? KP। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये जो डेट तुमको दिख रहा है 20%, इसको बोला जाएगा KD। क्या बोलेंगे इसको? KD। दैट इज कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। कभी कभार डेट के जगह पे लोन रहेगा तो हम लिखेंगे KL। क्या लिखेंगे हम लोग? KL। दैट इज कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, कॉस्ट ऑफ लोन, ठीक है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द चैप्टर? ये चैप्टर में दो बड़े बड़े रिक्वायरमेंट है। पहला, you should know how to calculate KE, you should know how to calculate KP, you should know how to calculate what, you know, KD। means you should be knowing how to calculate the individual cost of capital। बराबर है? ये क्यों कैलकुलेट कर रहा है तुमको समझ में आ रहा है? because that means when I'm calculating KE means I'm calculating the expectation of the what, you know, of the shareholder। और जो शेयर होल्डर का जो भी एक्सपेक्टेशन आएगा वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा मालूम है? कॉस्ट। क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन कंपनी को मीट करके देना पड़ेगा। अगर उसको 15% चाहिए तो मुझे कितना परसेंट उसको कमा के देना पड़ेगा? 15%। सो हिज एक्सपेक्टेशन विल बिकम व्हाट, यू नो, विल बिकम माय कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज? ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी दिस KP का मतलब क्या होएगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी एक्सपेक्टेशन है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे मतलब मुझे ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनके लिए 10% मिनिमम मेरे को कमा के देना पड़ेगा। सो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट दिस, व्हाट, यू नो, कैलकुलेट दिस 10%। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट KD, मतलब कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, कॉस्ट ऑफ डेट। एक बार तुम्हें आ गया इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, देन वी कैन गो फॉर व्हाट, यू नो, गो फॉर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो बहुत ईजी होता है एक्चुअली में। मैंने ऑलरेडी तुमको समझा दिया है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करना है वो, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रॉब्लम किधर आने वाला है वो भी तुमको बता देता हूं मैं। प्रॉब्लम आने वाला है इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। मींस द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी एट द टाइम ऑफ KE, KP, KD कैलकुलेशन। क्योंकि यहां पे एक फॉर्मूला नहीं है, KE कैलकुलेट करने के लिए 5 फॉर्मूला है। तो तुम्हें क्वेश्चन रीड करके पहले समझना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और उसके अंदर से फिर हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला को समझ के विल अप्लाई दैट फॉर्मूला, देन विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट, यू नो, कैलकुलेटिंग KE, ठीक है। KP कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूलाज है। सो वी शुड बी नोइंग कौन सा फॉर्मूला किधर यूज होएगा। KD भी कैलकुलेट करने का 4 फॉर्मूला है। तो अपने को ये सारे फॉर्मूलाज का अंडरस्टैंडिंग से फिर इसको अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बहुत ही टाइम पास कैलकुलेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है। इसमें मैंने और एक एग्जांपल नहीं लिया। इसमें ऐसा हो सकता है कि इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस तो हम रिजर्व्स भी तो यूज कर रहे हैं ना। So there can be what, you know, one more cost, that is cost of using the reserves। उसको बोलते हैं KR। क्या बोलते हैं उसको? KR। That is cost of what, you know, cost of reserves। मतलब 4 चीज पता होना चाहिए। KE कैलकुलेशन, KP कैलकुलेशन, KD कैलकुलेशन, KR कैलकुलेशन, ठीक है। KR का एक ही फॉर्मूला है तो तुम लोग बच जाओगे, लेकिन बाकी सब में द फॉर्मूलाज आर व्हाट, इन फॉर्मूलाज आर मोर, ठीक है। वंस यू कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन वी कैन इजीली गो फॉर व्हाट, यू नो, गो फॉर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। इसी के लिए उसका नाम भी है जो है वो वैक है। वैक मींस व्हाट? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, ये समझा, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बताओ? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 4 कॉस्ट आएगा। कौन सा?
के ई के पी के डी के आर, एक बार ये हो गया, फिर ये सबका वेटेड एवरेज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, के ओ। चलो तुमको समझ रहा है ये। देखो ये चैप्टर में ना प्रॉब्लम किधर आने वाला है, जब मैं सिर्फ के ई करता रहूंगा ना तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब भी मैं सिर्फ के पी करता रहूंगा तभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ के डी चलता रहेगा तभी भी इशू नहीं आएगा, लेकिन जब भी सब कुछ मिक्स होएगा ना तभी प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि अगर तुम लोग एकदम एकदम डेड श्योर नहीं रहेगा ना कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तब तक हम लोग क्या है वो जो है करेक्ट के ई या के डी या के पी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट इज लाइक जब भी तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग क्रिकेट वो नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसके अंदर बोलते हैं ना कि अभी देखो ये बॉल में ना तुम्हें खाली ये प्रैक्टिस करना है कि कवर ड्राइव कैसे मारने का है, तो तुमको पता है कि ये बॉल में तुमको खाली कवर ड्राइव खेलने का है, बरोबर है, तो तुमको बॉल भी पता है और तुमको पता भी है तुमको क्या करने का है। फिर बोला जाएगा ये जो मैं अभी खाली यॉर्कर डालूंगा तो इसको कैसे खेलने का ये तुमको पता होना चाहिए। तो ये नेट प्रैक्टिस मतलब इंडिविजुअल में तुमको ऑलरेडी सब कुछ पता रहेगा, प्रॉब्लम होएगा जब भी मैच चालू होएगा तभी, क्योंकि जब मैच में कौन सा टाइप का बॉल को कैसे खेलना है ये अपने को पता नहीं रहता है। सो दैट इज योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो हैव यू अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर? टू ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ नोट डाउन करना है इसमें से? आई थिंक तुम्हें सिर्फ ये जो रेड में लिखा है ना और जो ब्लू में लिखा है ना वो नोट डाउन कर लो। कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स, अभी देखो रिजर्व्स कैसे होता है, रिजर्व्स किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अभी कंपनी ने अपने पास रिजर्व रखा और इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं बांटा, बराबर है। यही अगर मैं रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट देता था तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो पैसा किधर और इन्वेस्ट कर सकते थे ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं मिला मतलब वो लोग और कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का वही पैसा जो कंपनी के पास है उसके ऊपर भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यू नो, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स। वैसे देखो ये चैप्टर में कुछ जगह पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होता है, बट वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आफ्टर आई कंप्लीट कैपिटल बजटिंग तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अंडरस्टैंडिंग आ गया रहेगा। देन विल कम बैक टू दिस चैप्टर एंड आई टेल यू कहाँ कहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज हुआ है। अभी दिखेगा नहीं, कुछ समझेगा भी नहीं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज हुआ एक्चुअली में, ठीक है। सो यू नॉट अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ। वंस वी कंप्लीट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला पार्ट विल कम बैक टू दिस चैप्टर एंड आई टेल यू कौन से फॉर्मूला में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज हुआ है वो। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेके भी तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यही मान रहा हूं कि तुमको नहीं आता है। हाँ हाँ, के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के पी इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, के डी इज कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, कॉस्ट ऑफ डेट, के आर इज कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स। अभी ऐसा डाउट मत पूछना कि सर कॉस्ट को के क्यों लिखा है। अभी कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जिसका आंसर नहीं रहता है, जैसे सर शर्ट ऊपर क्यों पहनते, पैंट नीचे क्यों पहनते, उसका कोई आंसर नहीं है, बराबर है। अच्छा, हम लोग इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइविंग क्यों करते हैं, उसका कोई आंसर नहीं है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर ऑब्वियस, ठीक है, तो उसका आंसर नहीं है। दिस इज अ ट्रेडिशन विच इज बीन व्हाट, यू नो, विच इज बीन फॉलोड। इसके लिए कॉस्ट को लोग क्या बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं। वरना ऐसा डाउट आएगा ये कॉस्ट मतलब तो सी होता है, ये के क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो वैसा वो एक ट्रेडिशन है जो यूज हुआ है और हम लोग भी सेम यूज कर रहे हैं। चलो ये सब नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब ये जो वेटेड एवरेज है ना, वेटेड एवरेज, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है, वो मैं दे देता हूं क्योंकि मैंने कुछ नया स्टार्ट करने के पोजीशन में नहीं है, अपने पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा कुछ लिखूंगा फॉर्मूला तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो 15% निकाला है ना अपन ने, उसको और एक वे से निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे वो सेकेंड मेथड भी, मतलब तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये मेथड भी अपने को यूज करना है वो, ठीक है। सो व्हाट विल बी दैट प्रेजेंटेशन दैट आई एम गिविंग टू यू। सो यहां पे आएगा सोर्सेस, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहला सोर्स है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और तीसरा क्या है यहां पे, डेट। इसका अमाउंट होना चाहिए यहां पे 30 लाख, $10 और यहां पे भी कितना आएगा, 10 लाख। अभी मैं इधर COC लिख सकता हूं। COC का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कितना है मेरे को बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी का कितना था, 15%, 10% एंड 20%। फिर हम इधर असाइन कर सकते हैं वेट्स।
अच्छा वापस ये वेट्स वो वेट्स नहीं है 1 2 3 वाले, ये वेट्स मतलब ये प्रपोर्शंस है, यहाँ पे प्रपोर्शन मतलब इक्विटी का वेट कितना है, तो इट इज 30 लाख डिवाइडेड बाय 50 लैक्स, तो इक्विटी का वेट आएगा 0.60, फिर प्रेफरेंस का वेट आएगा 0.20 और डेट का भी आएगा 0.20, तो टोटल ऑफ द वेट विल बी हाउ मच 1। लास्ट कॉलम में तुमको लेना है COC इंटू वेट्स, तो 15 इंटू 0.60 करने का तो 9%, फिर ये आएगा तुम्हारा 2%, 4%, इसका टोटल कर दोगे तो 15%, और ये जो 15% निकाला है ये वैक है, विच इज नथिंग बट व्हाट यू नो KO। चलो मुझे ये बताओ, दोनों फॉर्मूलाज कंफर्टेबल है कैलकुलेट करने के लिए? वैक कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें कॉस्ट निकाल के फिर करना है तो भी कर सकते हो, और वी कैन ऑल्सो यूज व्हाट यू नो यूज द वेट्स, ठीक है, एंड कैलकुलेट द व्हाट यू नो कैलकुलेट द वैक, ठीक है। चलो पहले ये चैप्टर का बेसिक समझ गया क्या करना है, ठीक है। नाउ टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट यू नो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। विल स्टार्ट विद डेट, जो डेट का अंडरस्टैंडिंग रहेगा, डेट का और प्रेफरेंस का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, तो अपना उधर जो है टाइम भी बच जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी एकदम क्लियर है। फिर थोड़ा टाइम लगेगा इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अलग है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस थ्री, विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन विल गो फॉर व्हाट यू नो फॉर ओवरऑल क्वेश्चंस, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।